अगर पेंडेंसी ज़्यादा है वो इसलिए है क्योंकि जजेस कम हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर 2 दिन में से अपॉइंट करना चाहिए। बिल्कुल 75 दिन में क्यों? तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम 75 दिन लगाएंगे और फिर कह रहे हैं कि आप फैसला नहीं देते। ऐसे कैसे हो सकता है? चीफ मिनिस्टर भी रेकमेंड कर सकते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। किसी चीफ मिनिस्टर ने रिकमेंडेशन दिया है क्या? आप कोई जानते हैं किसी दलित या महिला या किसी के बारे में? सुना नहीं मैंने। तो फिर आप जुडिशरी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हेलो एंड वेलकम कारवां बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और जूरिस्ट जस्टिस मदन बी लोकूर से कोलिजियम सिस्टम पर। हम जानना चाहेंगे कि क्यों एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच इस सिस्टम को लेकर एक तकरार की स्थिति बनी हुई है। आइए बात करते हैं जस्टिस लोकूर से। वेलकम जस्टिस लोकूर। थैंक यू। सर, अभी हम देख रहे हैं कि पिछले साल नवंबर और दिसंबर में अचानक से कोलिजियम सिस्टम पर क्वेश्चन उठने लगे हैं सरकार की तरफ से। 7 साल तक इस पर कोई बात नहीं हुई, एक चुप्पी थी, लेकिन अचानक से ऐसा होने लगा। इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस डेवलपमेंट? मुझे ये लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इट वांट्स टू हैव इट्स वे। मतलब वो ये चाहती है कि जो हम कर रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, उसी तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ख़िलाफ़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइमेसी मतलब लास्ट वर्ड किसके पास है, वो है सुप्रीम कोर्ट के पास, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन पे। पर सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे हिसाब से वो ये कहना चाहती है कि लास्ट वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जस्टिस लोकूर किसके पास है ये? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, 9 जजेस के बेंच ने इंटरप्रेट किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास है लास्ट वर्ड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। हाँ। फिर भी क्यों असर्ट करती हैं बार बार? हम ये देख रहे हैं कि लगभग आज़ादी के बाद से ही एक तकरार रहती है हमेशा से सुप्रीम कोर्ट और। अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट का बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि पीपल्स मैंडेट के ख़िलाफ़ है अगर एग्जीक्यूटिव डिसाइड नहीं करती है जजेस की नियुक्ति को। तो आप ऐसा मानते हैं इसको? ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। पर पीपल्स मैंडेट का इसका क्या मतलब हुआ? अब जैसे ये सोचिए कि हम किसी को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में 500 एमपीज़ को इलेक्ट करते हैं और वो पार्लियामेंट में दंगा करते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से सेशन उस दिन के लिए नहीं होता या अगले दिन के लिए नहीं होता। तो हमने उनको इस चीज़ के लिए इलेक्ट नहीं किया है, तो पीपल्स मैंडेट कहाँ पे आ गया? ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस अभी हुए थे और पहले दिन ही वो कुछ बिज़नेस हो ही नहीं सका। हमने इसके लिए उनको वोट नहीं किया था कि आप वहाँ पे जाके लड़ाई करें, ठीक है। तो पीपल्स मैंडेट ये है कि आप कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप काम करें और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो भी कुछ लिखा है वो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है और वो हमें मानना चाहिए। पार्लियामेंट, मैं अपने नए दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट बड़ी होती है या जुडिशरी बड़ी होती है? दोनों बड़े हैं, दोनों बड़े हैं, पर एक सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी है। पार्लियामेंट कानून बनाता है, कानून को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और अगर कानून कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है तो पार्लियामेंट को कौन बताएगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बता सकती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बता सकती है
कि ये कानून, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, ठीक है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में 1973 में कहा था केशवानंद भारती के केस में कि हमारे कोई बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक फीचर्स हैं, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेक्युलरिज्म, ये सब हमारे बेसिक फीचर्स हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। अगर पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया और कल कह दिया कि अब परसों से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे इंडिया में, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ ही है। बिल्कुल। तो फिर केशवानंद भारती की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी गलत हम इसको गलत कह सकते हैं। बिल्कुल। तो कॉलेजियम सिस्टम पर, ख़ास करके कॉलेजियम पे ज़्यादा बहस होती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट पे जब भी क्वेश्चन करती है सरकार या विपक्षी दल या एग्जीक्यूटिव, तो हमेशा कॉलेजियम सिस्टम पर निशाना बनाती है। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर मैं आपका भी पढ़ रहा था इंटरव्यू कि आप भी थोड़ा सा उसको मानते हैं कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपने अपने क्योंकि आप फिजी के सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, आपने वहाँ का एक एग्जाम्पल दिया था कि वहाँ रिकॉर्डिंग होती है। तो आपको भी जब लगता है कि सुप्रीम ये सिस्टम ओपेक है थोड़ा सा, तो आप एज अ जज महसूस करते हैं कि इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है? हाँ, ज़रूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है। ये नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ओपेक है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिफॉर्म होना चाहिए। मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ओपेक है, और थोड़ा ज़्यादा ओपेक है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ इसको से। थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी आनी चाहिए। अब प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट का? अगर हाई कोर्ट जज को अपॉइंट करना है तो हाई कोर्ट के कोलिजियम जो कि चीफ जस्टिस हैं और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो रिकमेंडेशन भेजते हैं चीफ मिनिस्टर को, ठीक है, और गवर्नर को और लॉ मिनिस्टर को, और एज अ मैटर ऑफ कर्टसी वो सुप्रीम कोर्ट को भी बताते हैं कि हमने ये रिकमेंडेशंस भेजे हैं। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर अपने व्यूज़ देते हैं कि हमारे हिसाब से ये जो रिकमेंडेशन है इसको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए, क्यों नहीं किया जाए, और ये कम्युनिकेट होता है लॉ मिनिस्टर को। अच्छा, जब लॉ मिनिस्टर के पास शुरू में जब रिकमेंडेशन आता है तो मेरे हिसाब से लॉ मिनिस्टर को अपनी जो भी कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से बात करते हैं, और लोगों से भी बात करते होंगे, मुझे पता नहीं, पर उनके पास भी इनपुट्स आते हैं। तो लॉ मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इनपुट्स आते हैं चीफ मिनिस्टर के, इनपुट्स आते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट, और लॉ मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के खुद के इनपुट्स थ्रू इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। ये सब कलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है कि ये हमारी तरफ से, हमारे एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये सब इनपुट्स हैं और आप फैसला लीजिए। अब ओपेसिटी कहाँ पे आती है? ये हमें पता नहीं पड़ता कि चीफ मिनिस्टर या गवर्नर कितना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। वो 1 महीने में कर सकते हैं, वो 3 महीने में कर सकते हैं, हमें पता नहीं। तो ये जानना ज़रूरी है। लॉ मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना टाइम ले रही है, ये भी हमें जानना चाहिए, हमें पता नहीं। वो कभी कभी 2 महीने लेते हैं, कभी 2 दिन लेते हैं, ठीक है। ये भी ओपेसिटी है। और जब ये सब मटेरियल सुप्रीम कोर्ट में जाता है तब सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सब देखते हैं कि क्या व्यूज़ सबके हैं और फिर अपना फ़ैसला देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में भी टाइम लग जाता है, ठीक है। कितना टाइम लग जाता है ये
अगेन किसी को पता नहीं, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं। तो ये वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ओपेसिटी आ गई। तो ये जो डेट्स हैं कि किस तारीख को क्या हुआ, किसका फैसला किसे मिला और इतना टाइम क्यों लगा, ये सब किसी को पता नहीं। आप लोगों को भी पता नहीं चलता? किसी को पता नहीं चलता। ठीक है, तो इससे पता पड़ जाता है कि कितना टाइम लग रहा है अपॉइंटमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सब 6 महीने के अंदर होना चाहिए, पर 6 महीने के अंदर होता नहीं। अच्छा। और फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट अपना रिकमेंडेशन भेजती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला ले लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता, उनके केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 75 दिन लगाए उनको अपॉइंट करने के लिए। 75 दिन क्यों लगाए, किसी को पता नहीं। नहीं बताया। आजकल दिसंबर में, शायद 13 दिसंबर या ऐसी कुछ आसपास, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजेस की अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। आज तक, मतलब 1 महीना होने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई फ़ैसला नहीं लिया। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशंस भेजे थे, 2 दिन में उनको अपॉइंट कर दिया, 2 बार, अलग अलग बार 2 दिन में लोगों को, वो जजेस को अपॉइंट कर दिया। तो ये तो एक तरफ ये है कि 2 दिन लगा रहे हैं, और एक तरफ ये है कि 75 दिन लगा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वही सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी आपको। ये ओपेसिटी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ऐसा कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ अपने सेलेक्टेड तरीके से अपने फेवरेबल जजेस को जल्दी अपॉइंट करती है, और जब उसको लगता है कि कुछ जज उनके ऑब्जेक्टिव होंगे तो नहीं करती। फेवरेबल जजेस तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन है। पर ये इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, ये सब लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल, जबकि खुद ही मैं देख रहा था लॉ मिनिस्टर का, रिजिजू का है कि काफ़ी पेंडेंसी है केसेस की, और वो तो आप पे ही, जुडिशरी पे ही इल्ज़ाम लगा देते हैं। वो कहते हैं कि वो बार बार कहते हैं कि आप नाम भेजिए और हम आपको, मतलब हम सेलेक्ट करके देंगे, आप ही लोग नहीं भेजते हैं, और इस वजह से पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये, और आपकी बातों से लग रहा है कि जैसे कि वहाँ दब के रहती है फाइल। और आगे हाँ, अगर पेंडेंसी ज़्यादा है, वो इसलिए है क्योंकि जजेस कम हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर 2 दिन में से अपॉइंट करना चाहिए। बिल्कुल। 75 दिन में क्यों? तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम 75 दिन लगाएंगे और फिर कह रहे हैं कि आप फैसला नहीं देते। ऐसे कैसे हो सकता है? सर, ये कानून था 2014 का, NJAC का कानून, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। उसके लिए भी कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव था। सुप्रीम कोर्ट इतनी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, यहाँ दलित, महिला, आदिवासी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। और ये जो NJAC कानून आता, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, वो इस प्रॉब्लम को भी हल करता, और सरकार इसी का सहारा ले रही है कोलिजियम पे हमला करने के लिए। आपको क्या लगता है कि उसको स्ट्रक डाउन करने की वजह सही थी? उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उनमें से एक जज था जी। जिसने स्ट्रक डाउन किया। जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमने इसलिए स्ट्रक डाउन किया क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ था। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ था, इसलिए वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ था। और अगर कोई भी कानून या कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है, उसे तो स्ट्राइक डाउन करना ही पड़ेगा। लेकिन सर, यहाँ गतिरोध में तो फंस के नहीं रह सकता है कंट्री। न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो गतिरोध भी हमेशा आ जाता है, तो इसका समाधान क्या हो सकता है?
आपको क्या लगता है? समाधान मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। वो ये नहीं कहते कि वो ये नहीं कह सकते कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, ठीक है। और बातचीत होनी चाहिए। बातचीत क्यों नहीं करते? ये क्या हुआ कि आप कोई कहीं स्पीच दे दें और कहें कि ये गलत है वो गलत है? अरे बातचीत कीजिए ना। अगर आप स्पीचेस देते रहेंगे तो देते रहिए उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बातचीत कीजिए, पर बातचीत नहीं करना चाहते, ऐसे मुझे लगता है। वो दखल रखना चाहते हैं अपॉइंटमेंट में, आप लोग दखल नहीं चाहते हैं अपॉइंटमेंट में। एक तरह से देखें तो दोनों ही बराबर दिखते हैं इस बारे में, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन को लेके तो काफ़ी आलोचना है कॉलेजियम की कि ये मतलब खासकर जजेस की कि ये खुद से सेलेक्ट कर लेते हैं अपने अपने लोगों को, और मतलब बहुत सारे जो मूल लोग हैं, आदिवासी, दलित्स, मुस्लिम्स, महिला, ये लोग नहीं आ रहे, इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो इसको सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करती है जुडिशरी? अब ये हाई कोर्ट को रिकमेंडेशन करना चाहिए, ठीक है। चीफ मिनिस्टर भी रिकमेंड कर सकते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। किसी चीफ मिनिस्टर ने रिकमेंडेशन दिया है क्या? आप कोई जानते हैं किसी दलित या महिला या किसी के बारे में? सुना नहीं मैंने। तो फिर आप जुडिशरी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? अच्छा, ये कन्फ्यूजन तो मुझे भी था कि अच्छा चीफ मिनिस्टर भी दे सकते हैं, उन्हें देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से ये आदमी या महिला सूटेबल है, आप इनको कंसिडर कीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या हाई कोर्ट का कॉलेजियम उनको कंसिडर करेगा, क्यों नहीं करेगा? सर, क्योंकि आप इन सारी विषयों के जानकार भी हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन स्ट्रक डाउन कर दिया ये कह के कि इसमें एग्जीक्यूटिव का दखल बढ़ जाएगा अपॉइंटमेंट में, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो जाएगी। हाँ। लेकिन जैसे अमेरिका के सिस्टम में हम देखते हैं, वहाँ भी पार्लियामेंट या वहाँ की सेनेट, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं जजेस को, और उसमें तो इतना विवाद हम जितना इंडिया में सुनते हैं उतना विवाद वहाँ नहीं सुनते हैं। वहाँ तो एक व्यापक बहस होती है अपॉइंटमेंट से पहले, और लगभग जजेस के बारे में सब कुछ पता भी चल जाता है, और हम जजेस को भी कंजर्वेटिव या डेमोक्रेट रूप से जानते हैं। तो वहाँ पर ये हस्तक्षेप की बात तो वैसे नहीं आती जैसे आप लोग करते हैं कि हस्तक्षेप होगा या कॉम्प्रोमाइज़ होगी। ऐसा क्यों है उनके सिस्टम में? वो अब उनका सिस्टम अलग है, ठीक है, तो उसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब आप देखिए, करीब 15 साल पहले एक केस हुआ था गोर वर्सेस बुश, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के समय के बारे में। बिल्कुल। तो जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने, वो उन्होंने अपने पार्टी लाइंस पे दिया। जो जजेस रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने बुश के फेवर में दिया। जो जजेस गोर को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने डेमोक्रेट के फेवर में दिया। अभी पिछले साल अबॉर्शन राइट्स के बारे में भी फैसला हुआ, वो भी लोगों को पता था कि ये ऐसे फैसला इस टाइप का होगा। तो उसमें भी थोड़ी कमी है कि आपको पता है कि अगर मेरा केस जाएगा तो इस टाइप का फैसला होगा, ये जज मेरे खिलाफ होगा, वो जज मेरे फेवर में होगा। वैसे इंडिया में नहीं होता, और अमेरिका में इसलिए होता है क्योंकि ये उनका सिस्टम ऐसे चल रहा है। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि उनका सिस्टम गलत है, पर उनका ये सिस्टम है, हमारा सिस्टम अलग है। और एक और चीज़ है, वहाँ पे जो सेनेट कमेटी बैठती है उनकी भी वोटिंग पार्टी लाइंस पे होती है। अब किसी कैंडिडेट का नाम अगर प्रेसिडेंट ने रेकमेंड किया तो पार्टी लाइंस पे जाते हैं। तो अगर रिपब्लिकन मेजॉरिटी है तो डेमोक्रेट कैंडिडेट मुश्किल से बनेगा सुप्रीम कोर्ट का जज। तो सिस्टम से अलग है, वहाँ से अलग है। लेकिन यूके में तो एक कमीशन का सिस्टम है सर। यूके में कमीशन का सिस्टम है। वही कमीशन की बात तो, उसी तरह के कमीशन की बात तो यहाँ भी है। अगर कमीशन ला सकते हैं जो
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। मैं पढ़ रहा था कि यूके की जो कमीशन होती है वो पॉलिटिशियन से भी अपॉइंटमेंट से पहले एक चर्चा करती है जजेस को लेके, और वहाँ पर तो जजेस इस तरह का कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन अब ये सब सिस्टम्स अलग अलग हैं। अब वो लेकिन सर कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सिस्टम, आप जुडिशरी में हैं? वही मैं कह रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और सुप्रीम कोर्ट को बैठ के डिसाइड करना चाहिए। तो कभी ऐसी पहल हुई है बातचीत करने की? बातचीत हुई है इन द सेंस कि एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले मेरे ख्याल 4 साल से उसको फॉलो कर रहा है, अपॉइंटमेंट के लिए फॉलो कर रहा है, अपॉइंटमेंट के लिए फॉलो कर रहा है, पर साथ में ये भी कह रहा है कि वी आर नॉट बाउंड बाय द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता क्योंकि हमारे 2-3 ऑब्जेक्शंस हैं। क्या ऑब्जेक्शन है सर? एक जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने कहा था कि कोई जज जो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट हो उसे अपॉइंट नहीं किया जाए। जज कैसे नेशनल सिक्योरिटी? ये आप उनसे पूछिए यार। नहीं, मुझे ये हो रहा है कि ये तो कोलिजियम तो जजेस को, मतलब सुप्रीम कोर्ट में लाना है तो हाई कोर्ट के जजेस को ही लाना होता है। बिल्कुल। तो वो वहाँ फैसला दे रहे हैं और यहाँ नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट बन सकते हैं। अब वो ये सुप्रीम कोर्ट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। तो अच्छा, पर खैर, पर उस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में कुछ कमियां हैं इन द सेंस कि अगर अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड कर दिया, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो आपने रिकमेंडेशन दिया है वो हमें मंजूर नहीं है, और हमें इसलिए मंजूर नहीं है, वो वजह देते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसे कंसिडर करती है और फिर वापस भेज देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ, जो आपने ऑब्जेक्शन लिया है वो ठीक है, तो हम इसका नाम रेकमेंड नहीं करेंगे, या जो हमने रिकमेंडेशन दिया उसे हम वापस ले लेते हैं। पर अगर आपका ऑब्जेक्शन उसमें कुछ नहीं है तो हम इसको रीआइटरेट करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है, 9 जजेस का फैसला, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने रीआइटरेट कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है सर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? दोबारा वापस भेज रही है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। अच्छा, अब ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में किसी ने सोचा नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे करेगी, ठीक है। एक तो ये है कि दोबारा भेज रही है सुप्रीम कोर्ट ने, फिर दोबारा रीआइटरेट कर, तीसरी बार सेंट्रल गवर्नमेंट भेज दे दिया। ऐसे केसेस भी हुए हैं। तो अगर अब ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में किसी ने सोचा भी नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे करेगी, अब तीसरी बार भेज दिया, फिर चौथी बार, 5वीं बार, मतलब 100 बार भेज सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो एक तरफ तो ये है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को फॉलो कर रही है, पर उनमें जो कमियां हैं उसका फ़ायदा उठा रही है, लूप होल्स का। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नाम भेज दिया, रिकमेंडेशन कर दिया, कितने टाइम में फैसला लेना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को? वो तो है भी नहीं टाइमलाइन, आपने बताया। टाइमलाइन है ही नहीं। कहीं 2 दिन हो लगता है, कहीं 75 दिन लग जाते हैं। 2-3 साल लगे हैं। 2-3 साल सर? हाँ। अब आप ये बताइए, अब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में किसी ने सोचा था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट 2 साल के लिए फाइल के ऊपर बैठे रहेगी? एक हॉस्टिलिटी सी लगती है कि जैसे लूप होल तो वही ढूंढता है जो हॉस्टाइल होगा सिस्टम के, उस सिस्टम को लेकर। ये तो आप फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सब पूछिए भाई। नहीं, ये उनसे भी पूछा जाना चाहिए, एक्चुअली वो सवाल उठ नहीं रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ओपेसिटी वहाँ पे ज़्यादा है। बिल्कुल। मैं एक लॉयड लॉ कॉलेज के प्रोफेसर से आपसे बात करने से पहले चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा था ओपेसिटी कोलिजियम में होने के बावजूद भी जजेस की इंटेग्रिटी पे सवाल नहीं उठता है।
ये एक अच्छी बात है और इस पे ध्यान रखना चाहिए। और वो एक तरह से उसको कह रहे थे कि ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ सर कि अब यहाँ पर जैसे आपने कहा है कि ओपेसिटी वहाँ पर है और लूप होल्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, एक हॉस्टाइल्स, एक ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब दो अलग अलग तरह से इंडिया को देख रहे हैं लोग। एक का विजन अलग है, जुडिशरी का विजन अलग है। इंडिया को दोनों एक तरीके से ही देख रहे हैं। लेकिन हाँकना तो चाहते हैं ना सर, मतलब एग्जीक्यूटिव तो अपने अपॉइंटमेंट प्रोसेस को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, इंडिया को नहीं, देश को नहीं। तो इससे क्या, जब आप लोग जो रिकमेंड करते हैं या जुडिशरी जो रिकमेंड करती है, वो एक बहुत ही उनका एक एक्सपीरियंस होता है, उनका बहुत अच्छा काम होता है, उसके बाद आप लोग वहाँ पर ले जाते हैं, लोगों को रिकमेंड करते हैं, हायर जुडिशरी से सुप्रीम कोर्ट में बुलाते हैं, तो मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता है कि ऑब्जेक्शन होना चाहिए जितने इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद। लेकिन सरकार किन लोगों को चाहती है, क्या मतलब क्या ऑब्जेक्शन है, कौन से जज हैं जो पसंद नहीं आते, आप बताइए ना। ये आप सरकार से पूछो यार मैं कहाँ जानता हूँ कि कोई तो जज, कोई फॉर्मूला होगा कि ये जज मुझे नहीं चाहिए, सरकार कहती होगी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। वही, अगर सरकार ओपेक नहीं होती तब तो हमें पता पड़ जाता ना। बिल्कुल ठीक है, पर अब वो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है ठीक नहीं है, क्यों? मतलब बहुत ही, ये पूरे देश को एक्चुअली देश बंधक भी है इस डिबेट में। ये हर 5 साल 10 साल में आ जाती है और इसका समाधान आप, अब मैं आखिरी सवाल आपसे इसी संदर्भ में पूछना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं ना कि ये हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाए ये इशू, और आपने बताया कि बातचीत होनी चाहिए। आप जैसे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की बात हुई थी, उसमें लूप होल्स भी ढूंढ लिया है, अब क्या होगा आगे इससे सर? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो गवर्नमेंट को मानना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का पालन करना चाहिए। कोई, मेरे ख्याल में कोई नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं उसका पालन मैं नहीं करूँगा, ये गलत है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पालन होना चाहिए। नंबर 2, बातचीत कीजिए, ये नहीं कि आप भाषण देते रहें इधर उधर, बातचीत कीजिए और सोचिए आप क्या करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर या हमारे अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में क्या कमियां हैं, दोनों को सोचना चाहिए। सोच विचार, इंट्रोस्पेक्शन दोनों को करना चाहिए। ठीक है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो अगर ऐसे कैसे हो सकता है यार कि कोई आप क्रिकेट मैच देखने जाए और अंपायर कहे कि जो मैं फैसला करना चाहता हूँ मैं करूँगा। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। अगर कोई सब जजेस बिकाऊ हो गए तो आपको कहाँ पे जस्टिस मिलेगी? तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज 100% नेसेसरी। एंड इन अ कंट्री लाइक अस कितने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इतनी सारी बातें हैं। इट हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट, इट हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट। किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, और अमेरिका में भी किसी के दबाव में नहीं आते, इंग्लैंड में भी नहीं आते किसी के दबाव में। आज के लिए इतना ही। जस्टिस लोकूर, आपसे बात करके हमने बहुत कुछ समझा। सबसे महत्वपूर्ण बात हमने ये समझी कि ओपेसिटी सरकार की तरफ से ज़्यादा है कोलेजियम सिस्टम में अपॉइंटमेंट के लिए, और भी बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप दर्शक दोस्तों का भी शुक्रिया बातचीत देखने के लिए। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारी वेबसाइट caravanmagazine.in पर जाकर हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त।